हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? बढ़िया हैं। मैं आपका एमएस एकेडमी मैथ्स बाय ईआर तिवारी सर में स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। इस चैप्टर का नाम है मैट्रिक्स या मैट्राइसिस। ठीक है, तो आप इस चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये मैट्रिक्स होता क्या है। या तो मैट्राइसिस कह देते हैं या फिर मैट्रिक्स कह देते हैं। तो देखिए, मैट्राइसिस क्या होता है। मैट्रिक्स को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम समझते हैं कि इस चैप्टर में हमारे पास पेपर आने कैसे वाला है। जैसा कि अभी एमपी बोर्ड का पैटर्न है, इसके लिए वो पैटर्न हमें डिफाइन करता है। इसमें से 3 क्वेश्चंस आने हैं, 1 2 3। एक 1 मार्क का आना है, एक आपका 2 मार्क्स का आना है और एक आपका 3 मार्क्स का आना है। यानी कि आपको एक ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर समझना होगा, एक आपको सिर्फ थोड़ा सा लॉन्ग कट मेथड में प्लस माइनस और मल्टीप्लाई में, एक आपको ज्यादा बड़ा कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले 1 मार्कर क्वेश्चन में किस टाइप के न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं। पहले हमें ये समझना होगा कि मैट्रिक्स होता क्या है। देखिए, मैट्रिक्स को जब भी लिखा जाता है आप लोग स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। ठीक है, मैट्रिक्स को हम जब डिफाइन करें तो हम कह सकते हैं रो और कॉलम के अरेंजमेंट को मैट्रिक्स कहते हैं। यानी कि अरेंजमेंट ऑफ रो एंड कॉलम। देखिए, जैसे कि आपके पास कोई भी वैल्यू आप लिख रहे हैं 1 2 3 4 5 2। ठीक है, ये आपने वैल्यू लिखी। इस वैल्यू को लिखने के बाद आप ये कहेंगे कि देखिए रो रो यानी कि हिंदी में देखिए लेटी हुई लाइंस को रो कहते हैं। लेटी हुई लाइंस को क्या कहते हैं? रो। और मैंने आपको बताया भी था, जब बच्चे रोते हैं तो लेट जाते हैं। लेटी हुई लाइंस को रो कहते हैं और खड़ी हुई लाइंस को कॉलम कहते हैं। जब बच्चे रोते हैं तो लेट जाते हैं, इसलिए लेटी हुई लाइंस को रो कहते हैं। ठीक है, इसका नाम है रो। इसे हिंदी में कह देते हैं पंक्ति। ठीक है, इसे डिफाइन करते हैं R1 और ये आपका हो जाएगा R2। ठीक है, इसमें पहली रो सेकंड रो, 2 रो हैं। अब कॉलम पे बात करते हैं। ये बेटा कॉलम कहलाता है C1, ये दूसरा कॉलम है C2, ये तीसरा कॉलम है C3। तो रो और कॉलम के अरेंजमेंट को हम लोग क्या कह रहे थे? मैट्रिक्स। हम ये बताते हैं इसमें कितनी रो और कितने कॉलम हैं। इसके अंदर आपको गिवन है कि इसमें 2 रो हैं और 3 कॉलम हैं। कितनी रो हैं? 2 रो और 3 कॉलम। इसी से हम डिफाइन करते हैं ऑर्डर यानी कि कोटि। तो ये ऑर्डर या कोटि क्या होता है कि किसी में नंबर ऑफ रो और कॉलम, इसमें कितनी रो है? 2 रो है और 3 कॉलम है, इसे ऑर्डर या कोटि कहते हैं। तो ये आपके पास 1 मार्कर क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है कि इसका ऑर्डर डिफाइन कीजिए। क्या पूछा जा सकता है? इसका ऑर्डर डिफाइन कीजिए। तो ऑर्डर में जब भी पूछेगा तो आप देखिए यहाँ पे सबसे प्यारा लाइन है आरसी। आरसी मतलब रामचंद्र, मतलब रो इनटू कॉलम। ठीक है, जब ऑर्डर में पढ़ते हैं तो इसे क्रॉस कहते हैं, रो क्रॉस कॉलम। क्या कहते हैं? रो क्रॉस कॉलम। तो ऑर्डर हो गया रो क्रॉस कॉलम। हमने कहा कि लेटी हुई लाइंस को रो कहते हैं और खड़ी हुई लाइंस को कॉलम कहते हैं। ये हमें 4th चैप्टर में भी बहुत हेल्प करने वाला है। लेटी हुई लाइंस मतलब आपके पास पहली रो दूसरी रो, कॉलम्स यानी कि खड़ी हुई लाइंस। ठीक है, तो 2 into 3 ये ऑर्डर हो गया। ऑर्डर के बाद वो आपसे ऐसे आपसे पूछा तो उसमें दूसरी चीज वो आपसे पूछ सकता है नंबर ऑफ एलिमेंट। क्या पूछ सकता है? नंबर ऑफ एलिमेंट। हिंदी में से कह सकते हो अवयवों की संख्या। 2 into 3 कितने होते हैं? 6। या तो ऐसे 6 लिख दीजिए या फिर लिख दीजिए 1 2 3 4 5 6। तो 6 आपके पास हो गए। तो जैसा हम बात कर रहे हैं कि अभी हम लोग पहले डेफिनेशन समझेंगे, 1 मार्कर में कैसे न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं वो समझेंगे, उसके बाद हम आगे के न्यूमेरिकल्स बनाएंगे। तो देखिए सबसे पहले आपके पास यहां तक आ गया नंबर ऑफ एलिमेंट 6। क्लियर है? अब जैसे कि किसी ने एक एग्जांपल दिया कि आपके पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 3 2 1 5 2 7। देखिए एक मैट्रिक्स है, तो इस मैट्रिक्स में पहले आपको रो समझनी होंगी फिर कॉलम समझनी होंगी। देखिए इसमें रो कितनी है? 1 रो, मतलब R1। R यहाँ पे रो को रिप्रेजेंट करता है। इस समय यहाँ पे जितने भी एलिमेंट दिए 1 2 3, ये सारे के सारे एलिमेंट रो के हैं, मतलब रो में है। ठीक है, आपके पास ये दूसरे नंबर पे है जो वो R2 है, यानी कि रो सेकंड, और ये R3 रो थर्ड। अपने पास 3 रो है R1 R2 R3, तीनों को नोट कर लिया।
तो हमने इसमें बड़ी क्लियर किया था कि लेटी हुई लाइंस को रो कहते हैं और खड़ी हुई लाइंस को कॉलम कहते हैं। ठीक है, इसमें कॉलम कौन है? देखिए सबसे पहला कॉलम है, इसे C1 कहते हैं। ये दूसरे नंबर का कॉलम है, इसे C2 कहते हैं। ये तीसरे नंबर का कॉलम है, इसे C3 कहते हैं। तो ऑर्डर होता है आपका रो इनटू में कॉलम या रो क्रॉस कॉलम, क्योंकि इनटू कहने से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ऑर्डर को हम लोग कहते हैं रो क्रॉस कॉलम। तो रो कितनी है? 3 और कॉलम कहते हैं 3। अब मैट्रिक्स में हमारे पास कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे कि किसी ने कहा रो मैट्रिक्स। पहली डेफिनेशन हमने डिफाइन की रो मैट्रिक्स। ठीक है, रो मैट्रिक्स का मतलब है कि ऐसी मैट्रिक्स, इसे हिंदी में कहते हैं पंक्ति आव्यूह। क्या कहते हैं? पंक्ति आव्यूह। अब देखिए कोई भी एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक रो होती है, अ मैट्रिक्स व्हिच कंटेन ओनली वन रो, लेकिन कॉलम कितने भी हो सकते हैं। रो कितनी होगी? 1, लेकिन कॉलम कितने भी हो सकते हैं, उसे हम लोग रो मैट्रिक्स कहते हैं। तो हम डिफाइन कर सकते हैं ओनली वन रो। रो केवल एक होनी चाहिए, कॉलम कितने भी हो सकते हैं। कुछ एग्जांपल से समझते हैं रो मैट्रिक्स को। एग्जांपल जैसे कि 1 है, ये आपकी रो मैट्रिक्स है। 1 2 है, ये आपकी रो मैट्रिक्स है। 1 2 3 है, ये रो मैट्रिक्स है। इसमें एक ही है, तो रो मैट्रिक्स मतलब इसमें एक रो हो, कॉलम एक में भी चल जाएगा, 2 में भी, 3 में भी। तो आपके पास जिसमें 1 रो होती है उसे रो मैट्रिक्स कहते हैं। जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि 1 मार्कर क्वेश्चंस में, तो वो टाइप्स ही पूछेगा, कितनी रो है, कितने कॉलम है, नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है। इसके बाद सेकंड आपके पास होता है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स किसी भी क्वेश्चन में एक ऐसी मैट्रिक्स, देखिए ये जो सिंबल है ब्रैकेट है, ये मैट्रिक्स का है। ठीक है, जब भी आपको मैट्रिक्स को लिखना होगा तो इस ब्रैकेट को यूज करना होगा। क्लियर? कॉलम मैट्रिक्स का मतलब है कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक कॉलम होता है, उसे हम लोग कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉलम मैट्रिक्स। इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है 1 कॉलम। रो कितनी भी हो सकती है, जैसे कि ए बी लिख दीजिए, ए बी सी लिख दीजिए, और भी बहुत सारी वैल्यू लिख दीजिए। तो ऐसे आपके पास जिनमें ओनली 1 कॉलम होते हैं, उन्हें हम लोग कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। तो 1 रो, रो मैट्रिक्स, 1 कॉलम, कॉलम मैट्रिक्स। क्लियर है? इसके बाद हम आगे चलते हैं। रो मैट्रिक्स हो गया, कॉलम मैट्रिक्स हो गया, एक होता है आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें एनसीईआरटी में एक न्यूमेरिकल भी दिया हुआ है स्क्वायर मैट्रिक्स पे, और ऑब्जेक्टिव में ही दिया हुआ है, तो काफी हद तक इस पर न्यूमेरिकल बनने की संभावनाएं हैं। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स को हम हिंदी में कहते हैं वर्ग आव्यूह। देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? अगर किसी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो यानी कि पंक्तियों की संख्या नंबर ऑफ कॉलम यानी कि स्तंभों की संख्या के बराबर होती है। अगर किसी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो बराबर है नंबर ऑफ कॉलम के, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। तो आपको एक वर्ड क्लियर होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है? ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होते हैं, उसे हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, देखिए ये है, इसी को देख लेते हैं। इसमें बेटा रो कितनी थी? 1 2 3। इस एग्जांपल को आप कॉपी कर लीजिए, यहाँ पे रो कितनी थी? 3, और कॉलम 1 2 3। तो ऊपर वाले मैट्रिक्स को जब हमने देखा तो उसमें एक बात क्लियर हो रही थी कि उसमें नंबर ऑफ रो 3 थी और नंबर ऑफ कॉलम भी 3 थे। अगर किसी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होते हैं, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद आपके पास जो अगली डेफिनेशन आती है उसका नाम है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। क्या है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, यानी कि रेक्टेंगल शेप में। देखिए और दूसरी बात एक और समझिए, स्क्वायर मैट्रिक्स कभी आप भूल भी जाते हैं तो देखिए ये जो शेप है ये स्क्वायर होता है, इसमें सारी साइड आपस में इक्वल होती है। यस, जो लेटी हुई लाइन है इसे हम रो कह रहे हैं मैट्रिक्स की डेफिनेशन में, और खड़ी हुई लाइन को कॉलम कह रहे हैं। इसका एक सिंपल सा मतलब हुआ कि रो और कॉलम आपस में इक्वल है, और जब किसी क्वेश्चन में रो और कॉलम आपस में इक्वल होते हैं तो ऐसे मैट्रिक्स को बेटा हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स।
स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद जो आपको अगला कवर अप करना है वो है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, तो हम ये बात करते हैं कि ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, ये भी आपके पास एक टॉपिक है। तो आपके पास नेक्स्ट डेफिनेशंस है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स मतलब जो रेक्टेंगल शेप में है। अच्छा, अभी जो डेफिनेशंस पढ़ी थी, नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, तो ये होता है स्क्वायर। अब ये नॉट इक्वल हो जाए, क्या हो जाए, नॉट इक्वल, यानी कि किसी क्वेश्चन में आप ये बता पाए कि नंबर ऑफ रो नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। अगर किसी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम आपस में बराबर नहीं होते हैं, अगर किसी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। एग्जांपल से समझें, जैसे कि आपके पास एक वैल्यू लिखी है 1 2 3 3 2 1। अब इसमें सबसे पहले आप काउंट करेंगे नंबर ऑफ रो। क्या काउंट करेंगे, नंबर ऑफ रो। बेटा 1 2 3 को रो कहते हैं, तो नंबर ऑफ रो इक्वल टू 1। सेकंड है नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ, सॉरी बाय मिस्टेक, एक रो ये रही, एक रो ये रही, तो टोटल रो 2 हो गई। नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम बेटा 3 है, 1 2 3। अब हम क्या देखते हैं कि जितनी रो कितनी थी 2, कॉलम कितनी है 3, क्या 2 और 3 आपस में इक्वल हैं? आपके पास एक क्वेश्चन उठता है, तो आप कहेंगे नहीं 2 और 3 आपस में इक्वल नहीं है। अच्छा, 2 क्या थी, नंबर ऑफ रो, और 3 कौन थी, नंबर ऑफ कॉलम। तो आपने एक वर्ड समझा कि इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम आपस में इक्वल नहीं है। और जिस क्वेश्चन में आपके पास नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम आपस में इक्वल नहीं होते, ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। ये भी अच्छा है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के बाद आपके पास जो बनते हैं वो बनता है आपके पास, देखिए, एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनता है। क्या बनता है, ट्रायंगुलर। ट्रायंगुलर, देखिए इससे पहले आपको एक डायगोनल मैट्रिक्स समझना होगा। एक डायगोनल होता है, ऐसे अपने पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3, इनको ऐसे मत लिखिए, इसे थोड़ा सा एलिमेंट फॉर्म में लिखिए। एलिमेंट फॉर्म मतलब a11 a12 a13, थोड़ा समझने में आसान होगा। जो स्मॉल ए यहाँ पे लिखा गया है इसे एलिमेंट कहते हैं। स्मॉल ए को क्या कहते हैं, एलिमेंट। हिंदी में अवयव कहते हैं, इंग्लिश में एलिमेंट कहते हैं। जब भी कभी लिखा जाता है तो इसे ऐसे लिखा जाएगा a11 a12 a13। आगे लिखना है तो a14 a15 a16। अगर आपको नेक्स्ट कॉपी करना है तो a21 a22 a23, ठीक है। इसके नीचे नोट डाउन करना है तो a31 a32 a33। जब किसी मैट्रिक्स को इस तरीके से लिखा जाता है तो ये आपका मैट्रिक्स फॉर्म है, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या कॉमन चीज देख रहे हैं कि 1 1 बिल्कुल सेम है, ये पहली वाली रो को रिप्रेजेंट करती है, सेकंड वाली कॉलम को। तो 1 1 बिल्कुल सेम है, 2 2 भी बिल्कुल सेम है, और 3 3 भी बिल्कुल सेम है। और जब किसी मैट्रिक्स में 1 1 2 2 और 3 3, इसे बेटा हम लोग डायगोनल कहते हैं। डायगोनल का मतलब होता है विकर्ण। इसे कई लोग मेन डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल भी कहते हैं। अब क्या होता है, देखिए यहाँ पर मैथमेटिकल डेफिनेशंस भी होती हैं और कुछ बिना मैथमेटिकल डेफिनेशंस भी हो सकती हैं, ठीक है। तो अपने पास सबसे पहले डायगोनल मैट्रिक्स हो गया, यानी कि डायगोनल यानी कि विकर्ण। अब सुनिए, अगर किसी मैट्रिक्स में डायगोनल के नीचे का पोर्शन 0 हो जाए, क्या हो जाए, डायगोनल का नीचे पोर्शन 0 हो जाए, यानी कि a11 a12 a13 0 0 0 a22 a23 a33, इसमें आप एक क्या चीज देख रहे हैं कि ये मेन डायगोनल यानी कि प्रिंसिपल डायगोनल है। इसमें बेटा वैल्यूओं का ट्रायंगल ऊपर की तरफ बनना है। कहां पे बनना है, ऊपर की तरफ, क्योंकि जीरो का तो आप क्या करेंगे, जीरो तो आपको पसंद नहीं है, तो जीरो को तो आप लेंगे नहीं, तो आप देखेंगे किसको, वैल्यू। वैल्यू कहां मिल रही है, ऊपर। अगर वैल्यू ऊपर मिलती है तो इसे हम लोग कहते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, हिंदी में से कह देते हैं ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह।
ठीक है। अगर यही वैल्यू आपको नीचे मिल जाए, यानी कि इसी को हम थोड़ा सा एग्जांपल को ले लेते हैं, ये हो गया 0 0 0, तो ये आपका वैल्यू का ट्रायंगल नीचे की तरफ बनने लगा। ठीक है, अगर वैल्यू का ट्रायंगल नीचे बनने लगा तो इसे हम लोग कहेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो सबसे पहले आप यहां तक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसके आगे हम और डेफिनेशन समझते हैं। अब हम लोग कुछ और न्यूमेरिकल समझते हैं और कुछ और टाइप्स को समझते हैं कि क्या क्या है। देखिए, आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा जिसका नाम है, पहले से ही पढ़ रखा होगा, डायगोनल मैट्रिक्स। जैसा कि मैंने आपको बताया था डायगोनल के बारे में, ऐसे ही कई लोग सोच रहे होंगे कि ऊपर और नीचे की वैल्यू 0 हो जाए तो क्या होगा, डायगोनल मैट्रिक्स। इसे हम लोग हिंदी में कहते हैं विकर्ण अवयव। इसकी मैथमेटिक्स डेफिनेशन भी है, आप चेक कर लीजिए। ठीक है, तो उसमें कुछ ज्यादा कुछ नहीं होता कि डायगोनल, देखिए जब कोई क्वेश्चन में डायगोनल a11 a22 a33, डायगोनल को छोड़कर बाकी सभी एलिमेंट 0 हो जाते हैं, डायगोनल को छोड़कर सारे एलिमेंट 0 हो जाते हैं, तो ऐसे मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, जब किसी मैट्रिक्स में डायगोनल को छोड़कर बाकी सभी एलिमेंट 0 हो जाते हैं, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, इसमें देखिए, इसे अगर मैथमेटिकल किसी को समझाना है तो वो ये कह सकता है aij इक्वल टू 0 और aij इज नॉट इक्वल टू 0। देखिए aij 0 कब है, जब a11 a12 a13 ये बराबर नहीं है तो नहीं है, तो i बराबर j जब होता है मैथमेटिक्स में, क्योंकि यहाँ पे दोनों बराबर हैं 1 1 2 2 3 3, तो पहला आंसर i, दूसरा आंसर j। ठीक है, तो i और j बराबर है तो ये 0 के बराबर नहीं है, और अगर i और j बराबर नहीं है तो ये 0 के बराबर है। ये डेफिनेशंस आपकी डायगोनल मैट्रिक्स की कहलाती। मेरे हिसाब से ये डायगोनल है, मेन डायगोनल है। जब इसके अपर पोर्शन और लोअर दोनों ही 0 हो जाते हैं तो ऐसी मैट्रिक्स को हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, डायगोनल के टाइप्स में कुछ और भी आ सकते हैं, जैसे कि आप लिख सकते हो 1 0 0 0 2 0 0 0 3, ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है। अगर ये सारे के सारे एलिमेंट सेम हो जाएं, जैसे 2 2 2 3 3 3 4 4 4, तो इसे स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स मतलब अदिश अवयव। ठीक है, अगर डायगोनल के सारे एलिमेंट एक जैसे हो जाएं 0 2 0 0 0 0 2 0 0 2, तो ये आपकी स्केलर मैट्रिक्स, या फिर 3 3 3 हो जाए। अच्छा, कई लोग कह रहे होंगे 1 1 1 हो जाए, तो बेटा ये 1 1 1 बड़ा इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक में, और ये ऑब्जेक्टिव का फेवरेट टॉपिक भी हो सकता है और आगे आपकी मुलाकात भी होगी, क्योंकि मैट्रिक्स में ऐसे कहीं भी 7 लिखा है तो 7 को अकेला नहीं लिख सकते, इसके साथ हमेशा एक वैल्यू लगाई जाती है, इसे आई कहते हैं। आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और ये इस टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है। तो हम अगली डेफिनेशंस के पास चलते हैं, जो डिफाइंड है आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स से। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो हम बात करते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती क्या है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आई कहते हैं, इसकी वैल्यू होती है 1 0 0 1। क्या होती है, 1 0 0 1। ये बेटा 2x2 के मैट्रिक्स में होती है। अगर ये 3y, इसे I2 भी कहते हैं। I2 का मतलब है 2 रो 2 कॉलम। अगर ये 3x3 की मैट्रिक्स है तो I3 का आंसर हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इसे 3x3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। ये इस टॉपिक में सबसे इंपॉर्टेंट है। कहीं भी I लिखा हुआ है तो अगर वो 2x2 की मैट्रिक्स दी, यानी कि 2x2 की दे रखी है, तो आप I का आंसर 1 0 0 1 लिख देंगे। अगर वो 3x3 की मैट्रिक्स है तो 1 0 0 0 1 0 0, कोई भी यहाँ पे वैल्यू आपके पास बिना a के है उसके साथ I लगा देना है। 7 लिखा है तो 7 को अकेले नहीं लिखना है, उसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखिए, 7 आए। क्लियर है। आपके पास अगली होती है जीरो मैट्रिक्स। क्या होती है, जीरो मैट्रिक्स। अगर सारे एलिमेंट जीरो हो जाएं, अगर सारे एलिमेंट जीरो हो जाएं तो ऐसे मैट्रिक्स को हम डिफाइन करते हैं जीरो मैट्रिक्स से। किससे डिफाइन करते हैं, जीरो मैट्रिक्स से। जैसे कि आप लिख सकते हैं 0 0 0 0, इसके सारे एलिमेंट जीरो हैं।
तो जब भी किसी मैट्रिक्स के ऑल एलिमेंट जीरो हो जाएं तो उसे जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। ये भी क्लियर हुआ होगा, ठीक है। इसमें कुछ चीजें ऐसे आपको 2 मार्क्स और 3 मार्क्स में प्रूफ करने के लिए आएंगी। बड़ा छोटा सा चैप्टर है, वो प्रूफ करने के लिए आएंगी। सबसे पहले सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स से पहले हमें एक चीज समझनी होगी जिसका नाम है ट्रांसपोज। क्या है? ट्रांसपोज। देखिए, ट्रांसपोज का मतलब होता है बदलना, यानी कि परिवर्तन, यानी कि चेंज करना। किसी चीज को चेंज करना आपका ट्रांसपोज कहलाता है। क्या कहलाता है? ट्रांसपोज। क्लियर? ट्रांसपोज का सिंपल सा मतलब है बदलना। इसे हम हिंदी में कहते हैं परिवर्तन। अच्छा, आप सोच रहे होंगे क्या बदलना है? यस, तो देखिए, इसे हम लोग a डैश या फिर at से रिप्रेजेंट करते हैं। कहीं पे भी मैं a डैश या a प्राइम या at लिख देता हूं तो आप समझ लीजिए कि वो आपका ट्रांसपोज है, ठीक है। जैसे a आपके पास है 1 2 3 3 2 1 5 2 7, ऐसे एक वैल्यू ले ली हमने, ठीक है। अब मुझे इसका ट्रांसपोज निकालना है। अच्छा, ट्रांसपोज मतलब जो रो है उन्हें कॉलम में चेंज कर देते हैं। रो कौन है? लेटी हुई लाइंस को रो कहते हैं और खड़ी हुई लाइंस को कॉलम कहते हैं। तो जब कभी रो है, देखिए लेटी हुई लाइंस को रो कह रहे हैं, जब लेटी हुई लाइंस को खड़ा कर दें, ठीक है, यानी कि रो को काय में चेंज कर दें? कॉलम में। या इसके अपोजिट कर सकते, कोई कॉलम है उन सारे कॉलम्स को रो में चेंज कर दें, तो ऐसे उसको हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांसपोज। इसे a डैश या at कहते हैं। क्या कहते हैं? a डैश या at। a डैश या at का मतलब है ट्रांसपोज। ट्रांसपोज हमें समझाता है कि रो को कॉलम में या कॉलम को रो में चेंज कर सकते हैं। तो आपके पास वैल्यू आएगी 1 2 3 3 2 1 5 2 7। तो इस साइड से जब हम लोग लेते हैं तो इसे ट्रांसपोज या परिवर्त कहते हैं। ये हमें समझाता है कि किसी भी क्वेश्चन में हम रो को कॉलम में या कॉलम को रो में चेंज कर सकते हैं। इसे ट्रांसपोज या परिवर्त कहते हैं, ठीक है। ऐसे एक एग्जांपल और लेके समझ लेते हैं। 1 माइनस के 1 2 2 3 5 माइनस 2 3 1। अब यार देखिए, मैंने आपसे कहा कि मुझे इसका ट्रांसपोज निकालना है, यानी कि a डैश या at निकालना है। तो मैं कैसे निकालूंगा? देखिए, 1 माइनस के 1 2 पे थोड़ा फोकस कीजिए। 1 माइनस के 1 2 आपके पास रो है, मतलब लेटी में लिखा हुआ है। इसे आप कॉलम में लिख दीजिए, यानी कि पहले 1 फिर -1 फिर आप 2 लिख दिया। तो आप इसे नोट करेंगे 1 माइनस के 1 2। अगली वैल्यू है आपके पास 2 3 5, लेटी हुई से खड़े में लिख दीजिए 2 3 5 माइनस के 2 3 1। तो ये आपका ट्रांसपोज निकल आया। जब किसी क्वेश्चन में रो को कॉलम में चेंज कर दें या कॉलम को रो में चेंज कर दें तो उसका ट्रांसपोज कहते हैं। ट्रांसपोज का सिंपल सा मतलब होता है कि किसी भी क्वेश्चन में रो को कॉलम में या कॉलम को रो में चेंज करना, ठीक है। इसके बाद कुछ और चीजें देखिए, जैसे कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। ऐसे कभी आपको सिमेट्रिक लेना है तो a बराबर में a डैश। देखिए, कभी भी कोई बंदा आपसे सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक की बात करे, एक बार रिपीट करें, सिमेट्रिक को हिंदी में कहते हैं सममित आव्यूह, ये भी लिख लीजिए। तो अगर कोई भी बंदा सममित यानी कि सिमेट्रिक की बात करे तो वहां आपको a बराबर a डैश लेना है। क्या लेना है? a बराबर a डैश। अगर किसी क्वेश्चन में उसका ट्रांसपोज निकालिए, अगर ट्रांसपोज और वो वैल्यू आपस में इक्वल आती हैं, मतलब a डैश और a आपस में बराबर आती हैं, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर किसी भी मैट्रिक्स में a और a डैश दोनों का आंसर इक्वल आता है तो ऐसी मैट्रिक्स को हम डिफाइन करते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स से, ठीक है। अब मान लीजिए किसी ने कहा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या बोला? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। चलिए, ये भी ठीक है। इसे हम लोग हिंदी में कहते हैं विषम सममित। इसमें भी आप लोगों को सेम वही प्रोसेस करना है, ट्रांसपोज निकालना होगा, यानी कि परिवर्त निकालना होगा। परिवर्त निकालते कैसे हैं? किसी भी क्वेश्चन में परिवर्त निकालने के लिए रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं। क्या कर देते हैं?
रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं तो a बराबर में a डैश, या तो आप इस साइड माइनस लगा दीजिए या दूसरी तरफ। मतलब ऐसा होगा इसमें कि जो वैल्यू प्लस की थी ट्रांसपोज करने के बाद वो माइनस की हो जाएंगी, और जो वैल्यू माइनस की थी वो प्लस की हो जाएंगी। ठीक है, तो अगर ऐसा हो जाता है कि वो साइन बदल जाए ट्रांसपोज करने के बाद, अगर किसी वैल्यू के साइन बदल जाए, मतलब प्लस वाली वैल्यू माइनस की हो जाए और माइनस वाली वैल्यू प्लस की हो जाए, तो उसे उस वैल्यू का ट्रांसपोज कहते हैं। ट्रांसपोज में रो काय में चेंज हो जाती है कॉलम में, और कॉलम किस में चेंज हो जाती है रो में। तो ट्रांसपोज की एक सिंपल सी डेफिनेशंस है, वो है रो को कॉलम में चेंज कर दीजिए और कॉलम को रो में चेंज कर दीजिए। ठीक है, तो ये हमेशा सिंपल सा ट्रांसपोज निकल आया। सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक की बात करें तो उस समय सिंपल सा टारगेट होगा कि अगर आपको निकालना दोनों में ही ट्रांसपोज है, सिमेट्रिक में भी ट्रांसपोज निकालना है, सिमेट्रिक में भी ट्रांसपोज, और स्क्यू सिमेट्रिक में। सिमेट्रिक में सेम टू सेम होगा, मतलब जैसी a और a डैश आपस में बराबर होंगे, और स्क्यू सिमेट्रिक में a और a डैश में माइनस का साइन आ जाता है। किसका? अच्छा, अगर आपको इसमें ज्यादा कंफ्यूजन है तो आप ऐसे भी कह सकते हो कि इसे हम लोग केवल थ्योरेटिकल समझना है, प्रैक्टिकल नहीं करना है। जैसे कि मैं आपसे कहूं कि बहु कितने प्रकार की होती है, बहु समझते हो, मतलब वाइफ। वाइफ कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। पहली वाली होती है सिमेट्रिक यानी कि सममित यानी कि अच्छी वाली। उसकी क्या पहचान है? उसके साथ ट्रांसपोज निकालिए। ट्रांसपोज मतलब कुछ गलत कीजिए। अच्छा, ऐसा कुछ करना नहीं है, मेरा कोई टारगेट नहीं है, केवल आपको समझाने के और याद कराने के लिए पर्पस में है। जैसे कि आपने गलत के तौर पर उसमें एक चांटा मार दिया, तो जैसी वो पहले थी आज भी वैसी है, उसके बाद उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया है, तो आप समझ लीजिए वो सिमेट्रिक यानी कि सममित यानी कि अच्छी वाली बहु है। अब इसे कभी भी प्रैक्टिकल नहीं करना है, क्योंकि हो सकता है वो स्क्यू सिमेट्रिक निकला है। स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होता है, जैसे ही आपने उसमें चांटा मारा, ठीक है, और वो फिजिक्स का बेटा न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़ के आई है, एवरी रिएक्शन टेक एंड इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। आपने जैसे ही दिया उसमें प्रतिक्रिया के तौर पे एक चांटा आप में मार दिया, यानी कि माइनस का साइन बाहर आ गया, तो आप समझ लीजिए वो स्क्यू सिमेट्रिक है। ठीक है, फिर आप कई बार सोच रहे होंगे नहीं सर हम समझा सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं कि बेटा हम उन्हें पीटते हैं जिनसे बहुत प्यार करते हैं। मेरे पड़ोस में घटना हो चुकी है, अंकल ने समझाने का प्रयास किया आंटी को, तो उन्होंने बोला कि हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, उन्हीं को पीटते हैं। लेकिन आंटी ने कहा क्या ये बात सच है? अंकल ने बोला हाँ। तो आंटी ने उठा के उन्हें विकट तौर पे पीटा, बोला क्या तुमसे मैं कम प्यार करती हूँ? बोले मुझ में तो प्यार तुम्हारे लिए कूट कूट के भरा है। तो बेटा ओनली थ्योरेटिकल में समझ लेना है कि अगर a और a डैश बराबर हैं तो सिमेट्रिक है, और माइनस के साइन के साथ बराबर है तो स्क्यू सिमेट्रिक है। एक और टॉपिक आता है निकालने के लिए, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर किसी क्वेश्चन में आपके पास सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अगर किसी क्वेश्चन में आपके पास सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिया हुआ है, सिमेट्रिक को कोई सममित तथा विषम सममित आव्यूह का योग, तो इस समय सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपका, इसका नाम मान लीजिए मैंने P रख लिया, होता है 1/2 a plus a डैश। अगर कोई भी क्वेश्चन आपसे कहता है कि सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक निकालिए, तो सम ऑफ सिमेट्रिक में आप निकालेंगे तो सिमेट्रिक को आप उस समय कहेंगे 1/2 a plus a डैश सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। मान लो Q मान लेते हैं दूसरे वाले को, तो स्क्यू सिमेट्रिक होता है 1/2 a minus a डैश। क्लियर? तो 1/2 a plus a डैश को सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं और 1/2 a minus a डैश को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। तो आपने फर्स्ट पार्ट क्लियर कर लिया है। अब आपका थ्योरेटिकल पोर्शन इसमें काफी हद तक क्लियर हो चुका है। अब हम लोग न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे, पहले आप इसे देख लीजिए। चलिए अब हम लोग आगे न्यूमेरिकल समझते हैं कि न्यूमेरिकल्स क्या लिखे हुए हैं। तो देखिए सबसे पहले न्यूमेरिकल था a √3 1 -1 2 3 0 2 √5 1 -2 3 1/2। क्वेश्चन ने कहा फाइंड a प्लस b। तो देखिए a प्लस बी निकालने के लिए सबसे पहले मैंने जो a का आंसर ऊपर दिए था, ये हमेशा क्वेश्चन में आपको दिया होगा, मैंने सबसे पहले a की आंसर को नोट डाउन किया यहाँ पे, फिर उसका लिखा था प्लस b और b के आंसर को भी नोट डाउन किया। जैसे ही नोट डाउन किया मेरे पास बेटा कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आ गए। क्या आ गए? कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। √3 को 2 में ऐड कर दो, √3 + 2।
ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब होता है आमने सामने के अवयव। √3 को 2 में ऐड करो, √3 + 2। 1 को √5 में ऐड करो, 1 प्लस के √5। -1 को 1 में ऐड करो, आंसर आ गया 0। 2 को -2 में ऐड करो, 0। 3 को 3 में ऐड करो, 6। 0 को 1/2 में ऐड करो, 1/2। तो देखिए, कभी भी मैट्रिक्स में प्लस या माइनस किया जाता है तो वो हमेशा कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में प्लस या माइनस होता है। ठीक है, जैसे कि आपको सेकंड क्वेश्चन में ए का आंसर दिया है 1 5 6 -6 7 0, 1 -5 7 8 -7 7। तो देखिए, सबसे पहले आप इसमें कैसे करेंगे a बी। a बी आपको फाइंड आउट करना था। पहले आपने a का आंसर लिखा, a का आंसर 1 5 6 -6 7 0, 1 5 6 -6 7 0, 1 -5 ये आ गया। हमेशा याद रखिए कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जोड़ा जाता है। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट मतलब आमने सामने के अवयव, पहली वैल्यू को पहली के साथ। तो 1 को 1 के साथ ऐड करना है। जैसे ही 1 को 1 के साथ ऐड किया, ऑक्टेंट वैल्यू हमारे पास आ गई 2। 5 को बेटा हमें ऐड करना है किसके साथ, -5 के साथ, तो वैल्यू आ गई 0। 6 को 7 के साथ, आंसर आ गया 30। 8 को -6 में से घटाएंगे, सॉरी बाय मिस्टेक माइनस करना था, एक थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, प्लस कर दिया था, सॉरी माइनस करना था। 1 को 1 में से घटाया 0, 5 को -5 में से घटाया 10, 6 को 7 में से घटाया -1, -6 को 8 से घटाया तो माइनस के 14, 7 को 7 में से 14 और माइनस के 7। ये आपके पास a बी आ गए, मतलब सब्ट्रैक्ट करना है। अब देखिए, आगे के न्यूमेरिकल्स को क्लियर करते हैं। a का आंसर हमें दिया है 804 -2 36, b का आंसर दिया है 2 -2 42 -51 एंड। अब क्वेश्चन क्या है, 2a प्लस के 3x बराबर 5b। 2a प्लस के 3x बराबर 5b, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x का आंसर निकालना है। ठीक है, 2a है, इसे दूसरी तरफ ले गए। जैसे ही आप दूसरी तरफ ले जाते हैं तो 3x बराबर हो जाएगा 5b माइनस के 2a। ठीक है, सबसे पहले 5 लिखो, उसके बाद b का आंसर लिखो। 804 -2 36 लिख दिया, -2, सॉरी बाय मिस्टेक, एक b का आंसर लिखना था, इस साइड से लिख देंगे, -2। a का आंसर 8042। अब एक प्रॉपर्टी समझिए, कभी भी मैट्रिक्स में किसी वैल्यू का मल्टीप्लाई किया जाता है तो वो सारे के सारे एलिमेंट में होता है, मतलब सारी वैल्यू में मल्टीप्लाई होगा। 5 का मल्टीप्लाई 2 में होगा, 10 आ जाएगा, -2 में -10, 4 में 20, 10 माइनस के 25 एंड 5। यस, 2 का मल्टीप्लाई बेटा 8 में करेंगे तो ये आ जाएगा 16, 0 8, 4 दूनी माइनस के 4, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12। आप इन्हें सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 10 को बेटा माइनस के 16 में से घटा दीजिए, माइनस के 6 आ जाएगा। 10 को 0 में से माइनस के 10, 20 में से 8 गए। ठीक है, ये बचे आपके 12, ये आ गया 14, 25 में से 6 गए, माइनस के 31, 5 में से 11 गए, माइनस के 7। तो ये आपके पास आंसर आ गया। तो सिंपल सी प्रॉपर्टी समझाती है कि यहाँ पे जब भी कभी देखिएगा, फिर से देख लीजिए, 5 का 2 में 10, 5 का 2 में -10, 5 का 20, 10 -25 5। ठीक है, 2 का 16, 0 8 -4 3 2 6 और 6 दूनी 12। ठीक है, ठीक है, 10 में से 16 घटाया -6, 10 में से 0 गया -10, 20 में से 8 गया 12, 10 में से 4 गया 14, 25 और में से 6 सब्ट्रैक्ट किया तो ये आपके पास आ गया -31, 5 में से 12 गया -7। ठीक है, अब ये आपके पास जो आंसर आया है वो 3x का आया हुआ है। किसका आया है? 3x का। अब क्या करना है, x का आंसर निकालना था, 3 को नीचे भेज दीजिए। ठीक है, जैसे ही 3 को नीचे भेजेंगे 1/3, माइनस के 6, माइनस के 10, 12, 14, माइनस के 31, माइनस के 7। 1/3 का डिवाइड सारे एलिमेंट में दे सकते हैं, 6 में दे सकते हैं, 10 में।
तो आप डिवाइड दे लीजिए और ये आपका आंसर आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि अगले क्वेश्चन क्या है, सारे ही एग्जाम में आए हुए हैं। देखिए पैटर्न भी समझा देंगे। सबसे पहले cos थीटा लिखा हुआ है। इस cos थीटा को देखिए मैट्रिक्स में हम जब मल्टीप्लाई कर रहे थे तो प्रॉपर्टीज समझ रहे थे। प्रॉपर्टीज थी कि cos थीटा का मल्टीप्लाई सारी वैल्यू में करेंगे, cos में, sin में, cos में। जब भी किसी वैल्यू में मैट्रिक्स का जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वो ईच एलिमेंट में होता है, यानी कि सारी की सारी वैल्यू में होता है। पहले cos का cos में किया तो आपके पास आंसर आया cos स्क्वायर थीटा। cos का sin में किया cos थीटा sin थीटा। cos का sin में किया माइनस के cos थीटा sin थीटा। cos का cos में किया cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी हमने समझी, जब भी मैट्रिक्स का किसी वैल्यू में मल्टीप्लाई करते हैं तो वो ईच एलिमेंट में करते हैं, मतलब सारी की सारी वैल्यू में करते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी जैसे कि यहाँ पे sin थीटा लिखा है तो sin का मल्टीप्लाई पहले sin में करेंगे, sin स्क्वायर थीटा। sin का मल्टीप्लाई cos में करेंगे, sin थीटा cos थीटा। sin का मल्टीप्लाई cos में करेंगे, sin थीटा cos थीटा। और ये आपके पास आ गया sin स्क्वायर थीटा। अब देखिए ध्यान से समझिए, पहली प्रॉपर्टी डिफाइन कर रही है कि cos स्क्वायर प्लस के sin स्क्वायर, बेटा ये 1 के बराबर होता है। पहले को पहले में जोड़ रहे हैं, cos स्क्वायर थीटा प्लस के sin स्क्वायर थीटा। दूसरी वैल्यू है cos थीटा sin थीटा। हमेशा कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जोड़े जाते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब है आमने सामने के अवयव। दूसरी वैल्यू cos थीटा sin थीटा माइनस के sin थीटा cos थीटा, इन्हें भी ऐड किया। फिर नेक्स्ट वैल्यू है माइनस के cos थीटा sin थीटा cos थीटा, तो आप लिखेंगे cos थीटा sin थीटा प्लस के sin थीटा cos थीटा, cos स्क्वायर थीटा प्लस के sin स्क्वायर थीटा। देखिए cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर 1 होता है, ठीक है, 1 0 0 1, और इसे हम लोग i भी कहते हैं, तो ये आपका प्रॉपर्टी हो गई। सेकेंड प्रॉपर्टी है मल्टीप्लाई करना। तो देखिए मैट्रिक्स का जब भी मल्टीप्लाई किया जाता है, क्या किया जाता है, मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई, तो वो हमेशा करते हैं रो इनटू कॉलम। ठीक है, मतलब m r c, m मतलब मल्टीप्लाई, r मतलब रो, c मतलब कॉलम। इसे कई लोग ऐसे रखते हैं, m मतलब महाराजा रामचंद्र, तो महाराजा रामचंद्र MRC। अब आपको मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है, मल्टीप्लाई, तो a इंटू बी निकालना है। जैसे कि अब देखिए सबसे पहले a की वैल्यू लिखिए, a की वैल्यू है 2432, b का आंसर है 1325। मल्टीप्लिकेशन जो करना है वो रो का कॉलम में, पहले 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, 2 का 1 में किया 2 आ गया, प्लस 4 का 2 में किया 8 आ गया, 2 का 3 में किया 6 आ गया, 4 का 5 में किया 20 आ गया, 3 का 1 में किया 3 आ गया, 2 का 2 में किया 4 आ गया, 3 का 3 में किया 9 आ गया, और 2 का 5 में किया 10 आ गया। तो ये 8 और 2 10 हो गए, ये हो गया 26, 4 और 3 7 प्लस के 19। ये आपके पास पहला एलिमेंट आ गया। इसके बाद बेटा दूसरी रो है, ये 1 2 3 4, 1 का मल्टीप्लाई पहले 2 में कीजिए, 1 इंटू 2, 1 इंटू 3, 1 इंटू 4। 2 का बेटा 2 में कीजिए, 2 इंटू 2, 2 इंटू 3, 2 इंटू 4। 3 का कीजिए 3 इंटू 2, 3 इंटू 3, 3 इंटू 4। ठीक है, तो आपके पास ये वैल्यू आ गई। तो इस वैल्यू को आप लेने के बाद 2 3 4 4 6 8 6 9 12, आपके पास ये सारी वैल्यू आ गई। तो इसमें हम लोगों ने मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई समझा कि पहले 1 है, ये रो कहलाती है। पहली रो का सबसे पहले पहले कॉलम में, फिर सेकंड कॉलम में, फिर थर्ड कॉलम में। सेकंड रो का पहले कॉलम में, फिर दूसरे कॉलम में, फिर तीसरे कॉलम में। तीसरी रो का पहले कॉलम में, फिर दूसरे कॉलम में, फिर तीसरे कॉलम में। इस तरीके से मल्टीप्लाई करना होता है।
तो आपको ये पैटर्न भी क्लियर होगा। तो आप आज तक के लिए यहाँ तक काफी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें आगे चल के हम और न्यूमेरिकल समझेंगे और इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ठीक है।